मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मुख्य शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के अलावा और भी शाखाएं हैं, जिसमें आता है मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये अन्य शाखाओं के अंदर शामिल करते हैं। एक और शाखा होती है जो सबसे प्राचीनतम शाखा है, जिसे हम कहते हैं कालिंदा लेखांकन। क्या बोलते हैं? कालिंदा लेखांकन। लेखांकन की सबसे प्रारंभिक शाखा को कालिंदा लेखांकन कहा जाता है, जो प्राचीन काल में इस्तेमाल की जाती थी। वर्तमान में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि लेखांकन की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं, कालिंदा लेखांकन। मेरी बात समझ में आ गई? लिखना शुरू करें। लेखांकन की पहली शाखा वित्तीय लेखांकन। लाभ हानि की गणना एवं वित्तीय स्थिति का पता लगाना। दूसरी है लागत लेखांकन। उत्पाद की लागत को निर्धारित करना व नियंत्रित करना। तीसरी है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध को निर्णयन के लिए सूचना उपलब्ध कराना। अन्य मानव संसाधन सामाजिक लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन, प्राचीनतम कालिंदा लेखांकन। हाँ जी, लेखांकन की मुख्य शाखाएं कितनी हो गई? 3। लेखांकन की मुख्य शाखाएं कितनी है? 3। बोलेंगे मेरे साथ साथ। पहली कौन सी है? वित्तीय लेखांकन। पहली कौन सी है? दूसरी लागत लेखांकन। दूसरी? तीसरी है प्रबंध लेखांकन। तीसरी? अन्य शाखाओं के बारे में कहेगा तो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मुख्य शाखाओं में केवल 3 का नाम याद रखें। कई बार एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि लेखांकन की शाखाओं का सही क्रम क्या है, पहले कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई। तो क्रम भी कैसे ध्यान रखेंगे? इसी फॉर्म में। लेखांकन की सबसे पहली शाखा कौन सी? वित्तीय लेखांकन। तो सबसे पहले कौन आया? वित्तीय लेखांकन। उसके बाद लागत लेखांकन और उसके बाद प्रबंध लेखांकन। कई बार इसके कंटेंट से भी क्वेश्चन लगता है, जैसे कि यदि एक व्यापारी अपने लाभ हानि की गणना करना चाहे और वित्तीय स्थिति को जानना चाहे तो वो कौन सा लेखांकन करता है? जवाब वित्तीय लेखांकन। पूछा जाए लागतों को निर्धारित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से अगर लेखा किया जाए तो कौन सा लेखांकन है? लागत लेखांकन। यदि एक प्रबंधक अपने निर्णय हेतु सूचनाओं को एकत्रित करना चाहे तो वो कौन सा लेखांकन करता है? प्रबंध लेखांकन। बात समझ में आती है? सबको क्लियर है? बढ़ा दूं आगे? लिखिए अगला।
लेखांकन के आधार, लेखांकन के आधार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के आधार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के आधार कितने हैं? दो। पहला है नगद आधार और दूसरा है उपार्जन आधार। इसको बोलते हैं अपन कैश बेसिस और इसको बोलेंगे अक्रूवल बेसिस। अब सर ये लेखांकन का आधार क्या होता है और किस प्रकार से इस्तेमाल होता है? देखिए, जब भी हम व्यापार में किसी लेन देन की बात करते हैं तो लेन देन कितने प्रकार के हैं? दो। लेन देन मुख्य कितने प्रकार के हैं? दो, नगद और उधार। भाई किसी भी लेन देन पर अगर हम विचार करते हैं तो लेन देन कितने प्रकार के हैं? दो, नगद और उधार। किसी भी लेन देन का लेखा कब किया जाए इस बात का चुनाव करना ही लेखांकन का आधार है। किसी भी लेन देन का रिकॉर्ड कब मेंटेन किया जाए इस बात का चुनाव करना ही लेखांकन का आधार है। कुछ व्यापारी ये कहते हैं कि हम अपने यहां सिर्फ उन्हीं लेन देनों का लेखा रखेंगे जो हमने नगद में किए। कुछ व्यापार कहते हैं कि हम हमारे यहां केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा रखेंगे जो हमने नगद किए। उधार में होने वाले लेन देनों का लेखा हम सही प्रकार से मेंटेन नहीं करेंगे। जो भी नगद में हुआ उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनेगा, जो उधार में हुआ उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनेगा। अर्थात उन्होंने लेखांकन के लिए किस आधार को चुना? नगद आधार को। जबकि कुछ व्यापारी ये कहते हैं कि हम हमारे यहां पर नगद एवं उधार दोनों ही प्रकार के लेन देनों का लेखा पर्याप्त तरीके से रखेंगे, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। अर्थात लेन देन नगद हो चाहे उधार, लेन देनों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो ये दोनों विचार लेखांकन के दो आधारों को क्रिएट करते हैं। यदि मैं ये कहता हूं कि मैं सिर्फ नगद लेन देनों का रिकॉर्ड रखूंगा, उधार वाले लेन देनों का रिकॉर्ड नहीं रखूंगा, तो इस विचार को कहते हैं हम नगद आधार या कैश बेसिस अकाउंटिंग। जबकि अगर हम ये कहते हैं कि हम नगद एवं उधार दोनों प्रकार के लेन देनों का पर्याप्त रेखा रखेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो इस विचार को नाम दिया गया अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि लेखांकन के आधार कितने हैं? क्या जवाब देंगे? दो। दूसरा सवाल ये बनता है कि किस आधार के अंतर्गत नगद एवं उधार दोनों प्रकार के लेन देनों का लेखा रखा जाता है? जवाब उपार्जन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैधानिक तौर से यदि कोई संस्था अपने रिकॉर्ड मेंटेन करे तो वो कौन से आधार का चुनाव करेगी? जवाब देंगे उपार्जन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीगल वे में अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है या लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है तो वो लेखांकन का कौन सा आधार चुनेगी? उपार्जन। मान लीजिए कंपनी को अपने रिकॉर्ड रखने हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। अब अगर एक कंपनी को अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं तो वो लेखांकन का कौन सा आधार चुनेगी? उपार्जन। एक कंपनी चाहकर भी नगद आधार पर अपने लेन देनों का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकती है। तो जहां कहीं पर भी कोई वैधानिक अनिवार्यता के अंतर्गत आप अपने लेखों को रखेंगे, कौन से आधार का चुनाव करेंगे? उपार्जन। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक पेशेवर यदि, प्रोफेशनल यदि अपने रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो कौन से आधार का चुनाव करता है? एक पेशेवर जब भी अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो कौन सा आधार चुनेगा? नगद। बताइए, डॉक्टर के यहां नगद ट्रांजैक्शन ज्यादा या उधार ट्रांजैक्शन ज्यादा? नगद। उसके यहां उधार तो गिनी चुनी के होते हैं। अपन जाते हैं डॉक्टर के, दिखाते हैं, कभी ऐसा बोला क्या कि फीस को हिसाब में लिख लो? क्या कहते हैं? 200-300 रुपए फीस है, फीस पकड़ो और दवाइयां लिख दो। कभी रियरली ऐसा होता है कि हमारी जेब में पैसे नहीं हो या हम पैसे ले जाना भूल जाएं, तो क्या बोल के जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम आएंगे जब दे देंगे। अर्थात उधारी भी होगी तो छोटे समय के लिए, लंबे समय के लिए उधारी का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यदि एक पेशेवर की बात करते हैं तो वो कौन से आधार का चुनाव करता है? नगद। लेकिन अगर एक व्यापारी की बात करते हैं तो वो कौन से आधार का चुनाव करता है? उपार्जन। बात समझ में आ गई? तो लिखो इनके बारे में। पहला पॉइंट, केवल नगद लेन देनों का पूर्ण रूप से हिसाब रखा जाता है।
अन्य लेन देनों को स्मरणार्थ, इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेंडम, स्मरणार्थ पुस्तक में दर्ज करते हैं। नंबर 2, इसका उपयोग पेशेवर द्वारा किया जाता है, परंतु अनिवार्य नहीं है। तीसरा लिखिए, वैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। उपार्जन इसके अंतर्गत नगद एवं उधार सभी प्रकार लेन देनों का लेखा रखा जाता है। लेन देन को उत्पत्ति के आधार पर दर्ज करते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है ट्रांजैक्शन जब हो जाए तभी लिख दो, ट्रांजैक्शन जब हो जाए तभी लिख दो। इंतजार मत करो कि नगद होगा तो लिखेंगे या उधार होगा तो लिखेंगे। अगर ट्रांजैक्शन नगद में हुआ तो नगद में लिख दो, उधार में हुआ तो उधार में लिख दो। मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, मैंने नगद में माल बेचा तो ये भी मेरे लिए एक ट्रांजैक्शन है, और मैंने उधार में माल बेचा तो वो भी मेरे लिए ट्रांजैक्शन है। तो ये आधार सिर्फ ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किया जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर। ट्रांजैक्शन हो गया लिख दो, इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि ये कहता है कि ट्रांजैक्शन को कब लिखना है, जब वो नगद हो। उधार होगा तो हम लेन देन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे। तीसरा लिखिए, कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा मान्यता प्राप्त इसका उपयोग व्यापारी करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जो हमने लिखा इसको फिर से देख लेते हैं। नगद आधार अर्थात लेखांकन का वो आधार जिसके अंतर्गत केवल नगद लेन देनों का प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अन्य लेन देनों के लिए कौन सी पुस्तक बनती है, स्मरणार्थ, मेमोरेंडम। समझते हैं मेमोरेंडम बुक क्या होती है? एक रफ कॉपी बना ली आपने, एक रफ कॉपी बना ली, याद रखने के लिए चीजों को उसमें नोट करके रख लिया। जैसे नेक्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन होगा वहां से काटा और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। क्या बोलते हैं उसको? स्मरणार्थ, मेमोरेंडम बुक, लाइक अ डायरी। उसमें छोटी मोटी बातों को लिख के रखते हैं। नंबर 2, इसका उपयोग सामान्यतः कौन करते हैं? पेशेवर। सामान्यतः कौन करते हैं? पेशेवर। लेकिन याद रखें
पेशेवर के लिए भी इस आधार को उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं पेशेवर इसी को इस्तेमाल करेगा, तो ये नहीं, पेशेवर यदि चाहे तो उपार्जन आधार पर भी अपनी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, कंपलसरी नहीं है। नंबर 3, इसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, अर्थात किसी भी अधिनियम के अंतर्गत ये नहीं कहा गया कि आपको नगद आधार का उपयोग करना है। नगद आधार का उपयोग करना न करना एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी कोई भी वैधानिक अनिवार्यता नहीं है। किसी भी कानून के अंतर्गत इस आधार पर रिकॉर्ड मेंटेन करने के बारे में बाध्यता नहीं है। नंबर 2, उपार्जन आधार अक्रूअल बेसिस। तो पहली बात, नगद और उधार अर्थात सभी प्रकार के लेन देनों का लेखा रखेंगे, इंतजार नहीं करेंगे कि नगद होने पे लिखें या उधार होने पे लिखें। दूसरी बात, लेन देनों को कब दर्ज करना है, उपपत्ति के आधार पर, बनने के आधार पर। तीसरा, कंपनी अधिनियम 2013 इस आधार को मान्यता देता है। इसका अर्थ यह है कि अगर एक कंपनी अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करेगी तो लेखांकन के कौन से आधार का चुनाव करेगी, उपार्जन। एक कंपनी चाहकर भी नगद आधार पर अपने लेन देनों का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकती है। कंपनियों के लिए उपार्जन आधार को मानना ही अनिवार्य है। और चौथा है, इसका उपयोग सामान्यतः कौन करते हैं, व्यापारी। ध्यान रहे, सामान्यतः व्यापारी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी व्यापारियों के लिए इस आधार का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। बात समझ में आती है? लिखिए एक सवाल। लिखिए, एक साझेदारी संस्था के लिए, एक साझेदारी संस्था के लिए एक साझेदारी संस्था के लिए लेखांकन का कौन सा आधार अनिवार्य है? अनिवार्य है। आपके पास पहला ऑप्शन है नगद आधार, दूसरा ऑप्शन है उपार्जन आधार, तीसरा ऑप्शन है अनिवार्य, कुछ नहीं। हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितनी भी साझेदारी संस्था हैं इन पर साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। साझेदारी संस्थाओं पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है। सवाल है मेरा कि यदि एक साझेदारी संस्था अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेगी तो अनिवार्य रूप से लेखांकन के कौन से आधार का चुनाव करेगी? अनिवार्य रूप से लेखांकन के कौन से आधार का चुनाव करेगी? ऑप्शन 1 है नगद, ऑप्शन 2 है उपार्जन और ऑप्शन 3 है अनिवार्य, कुछ नहीं। हाँ जी, क्या कहते हैं आप लोग? ए के साथ कितने लोग? नगद। बी के साथ कितने लोग? और सी के साथ कितने लोग? देखो, यही फर्क होता है एमसीक्यू पेपर में। ये आंसर है, अनिवार्य कुछ नहीं। अभी मैंने लिखा कि केवल कंपनियों के लिए लेखांकन का उपार्जन आधार अनिवार्य है। क्या लिखा मैंने? कंपनियों के लिए लेखांकन का उपार्जन आधार अनिवार्य है। कहां लिखा मैंने पार्टनरशिप के लिए अनिवार्य है? मैंने कंपनी तो लिखा ना। कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है? कंपनी एक्ट। साझेदारियों को कौन रेगुलेट करता है? साझेदारी एक्ट। तो एक्ट अलग अलग है ना। अब जिस एक्ट की जैसी अनिवार्यता उसके अनुसार काम किया जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 लेखांकन के किसी भी आधार को अनिवार्य नहीं करता। साझेदारी अधिनियम 1932 लेखांकन के किसी भी आधार को अनिवार्य नहीं करता। इवन दो वो तो रिकॉर्ड मेंटेन करने को भी अनिवार्य नहीं करता। वो तो ये कहता है संस्था की जैसी मर्जी हो वैसे करे, नहीं मर्जी हो उनकी मर्जी जैसे करो। अनिवार्यता सिर्फ कहां पर है? कंपनियों के मामले में। साझेदारी संस्थाओं के मामले में किसी भी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं लिख देता HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, हिंदू अविभाजित परिवार, उसके लिए कौन सा अनिवार्य होगा? उसके लिए भी कुछ अनिवार्य नहीं है। अनिवार्यता सिर्फ कहां पर है? कंपनी अधिनियम। इसके अलावा कहीं पर भी अनिवार्यता की कोई भी बात नहीं है। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? बढ़ा दूं आगे, लिखिए अगला।
लेखांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की